हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डेट इज आरटीपी नवंबर 2021 में एक सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एंड ये इंडेक्स 103 का क्वेश्चन है। और सच बताऊं ना, तो जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा तो मुझे भी काफ़ी टफ लगा ये। यानी सोचिए ना, मतलब एक तो क्वेश्चन इतना बड़ा एंड कितना कुछ दिया हुआ था। मैंने देखा चार चार बैलेंस शीट है और इतना बड़ा क्वेश्चन है, ब्लॉक वगैरह क्या क्या दिया हुआ था इसमें। एंड लिटरली मतलब एक होता है ना, फट गई थी, ऐसी हालत हुई थी ये क्वेश्चन को देखने पर। बट उसके बाद जब इसे थोड़ा टाइम दिया एंड टाइम देने के बाद फिर मुझे एंड में रियलाइज हुआ कि नहीं, जितना इस क्वेश्चन को हम सोच रहे थे ना टफ है, उतना बिल्कुल भी नहीं है, बस दिखने को टफ है। और लिटरली बता रहे हो, ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, आसान है। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। शुरुआत में हल्का सा 15 to 20 मिनट्स आपका शुरुआत में, ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचेंगे वीडियो को। शुरुआत में आपको थोड़ा सा बस मेरी बातों को ध्यान देना है। उसके बाद एंड में आई एश्योर यू कि आपको ये क्वेश्चन इजी लगेगा, आप खुद बोलोगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्किंग, ज़्यादा ट्रीटमेंट है ही नहीं। बस एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये क्वेश्चन लिटरली आपको आसान लगने वाला, बहुत ईजी लगेगा। और एग्जाम में अगर आ गया तो आपके लिए बोनस होगा, मैं बता रहा हूँ, ये बोनस होगा। और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि लेटेस्ट आरटीपी का है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। और ऐसे भी इंडेक्स 103 के क्वेश्चन सारे ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं, तो चांसेस तो पूरा रहेगा ये क्वेश्चन आने का। इस बार आओ या अगली बार हो, आएगा, मुझे लग रहा है ये अभी आने वाले 2-3 अटेम्प्ट में देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से कवर अप कर लेंगे। और मैंने क्या किया, मैंने ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन अपने तरीके से समझाने के लिए काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पर लिख लिया है। देखिए, जनरल एंट्री भी मैंने पास कर ली और बैलेंस शीट को भी आधा अधूरा बना के छोड़ दिया। बाकी आपके साथ अभी करते हुए कंप्लीट करूंगा एंड सारी चीज़ें समझ में आएगी आपको। और इसका पीडीएफ जो है ना, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ इंडेक्स की काफ़ी सारे रिविजनरी वीडियोस हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में एक्सक्लूसिवली वहां पर ही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है जगाती डिजिटल एजुकेशन, वहां पर आप जाइए, एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां पर भी आपको फ्री लेक्चर्स के जो सेक्शन है उसमें कोर्स में आपको फ्री लिया बहुत सारे रिविजनल वीडियोस वगैरह आप एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए ना, अभी हम स्टार्ट करते हैं 2021 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंपनी एक्स इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स। शुरुआत में बस ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से 5 मिनट्स एकदम आराम से ध्यान देंगे। आगे देखिए, कंपनी एक्स क्या कह रहा है कि वो एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स में ये बिजनेस में एंगेज है। कंपनी एक्स ने क्या किया, करेंटली होल्ड किया है पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट इन बिलो मेंशन प्रोड्यूसिंग ब्लॉक। एक ब्लॉक में इसका पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है। वो ब्लॉक का नाम क्या पता है? ब्लॉक का नेम है AWM01। इस ब्लॉक में कंपनी एक्स का 30% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है, कंपनी वाई का 60% का पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है, कंपनी जेड का 10% का पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है, और टोटल 100% हो गया। तो अगर अब ये देखोगे तो आपको पता है क्या रियलाइज होगा, आपको ये लगे अच्छा ये ब्लॉक जो है AW101 नाम की कोई सेपरेट व्हीकल है, कंपनी है जिसमें कंपनी एक्स का 30% स्टेक है। तो आपके दिमाग में आएगा सबसे पहले 30% मतलब तो ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हुआ, कंट्रोल तो है नहीं यहाँ पर, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपको लगेगा। और आप फिर क्या करोगे, है ना, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपको लगेगा और आप कहोगे कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स का केस है, इंडेक्स 28 लगा दीजिए। और कंपनी वाई का 60% है तो आपको लगेगा यहाँ पर कंट्रोल है इसका, और यही क्या करेगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगा। मतलब आपको लगेगा कि कंपनी वाई जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगा, इसकी सब्सिडरी हो गई है, ऐसा आपको लग सकता है। और कंपनी जेड के लिए आपको लगेगा कि कंपनी जेड ने तो सिर्फ 10% ही होल्ड किया है, तो ये इंडेक्स 109 का अकाउंटिंग कर देगा। ये सारी चीजें आप फील कर सकते हो इस क्वेश्चन को देखिए, पूरा समझाऊंगा, एक एक करके सारी चीजें समझाऊंगा। देखिए अब आगे देखिए, for the above block company X, Y and Z has entered into unincorporated। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिएगा इस लाइन को, ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, ये जो ब्लॉक है ना ये अनइनकॉर्पोरेटेड जॉइंट वेंचर है। मतलब कहने का मतलब, अगर आप इंडेक्स 111 आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा, इंडेक्स 111 जॉइंट अरेंजमेंट में हम दो चीजों की बातें करते हैं, एक जॉइंट वेंचर, एक जॉइंट ऑपरेशन। जब मैंने कोई सेपरेट व्हीकल यानी सेपरेट कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है और वहां पर जब मेरा स्टेक रहेगा तो हम वहां पर ज्वाइंट वेंचर की अकाउंटिंग करते, इंडेक्स 28 लगाते। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सेपरेट व्हीकल इनकॉर्पोरेट हुआ ही नहीं, जो सेपरेट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है, तो हम उसे ज्वाइंट ऑपरेशन मानते हैं। यानी कहने का मतलब ये ज्वाइंट ऑपरेशन का केस है, क्योंकि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है यहाँ पर। यानी कहने का मतलब ये कंपनी है ही नहीं। ये जो ब्लॉक है ना, इसका ब्लॉक का नाम है AWM01, ये एक प्रोजेक्ट है। आप समझिए क्या, ये एक प्रोजेक्ट है, ये कंपनी नहीं। अगर ये कंपनी होती तब हम कहते हैं कि क्या ये कंपनी किसकी, कंपनी वाई की ये सब्सिडरी होती और हमारा इस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता, पर ऐसा नहीं है। ये सेपरेट व्हीकल नहीं, ये कंपनी है ही नहीं, ये एक सेपरेट ब्लॉक है। यानी इन्होंने सेपरेट व्हीकल के थ्रू इनकॉर्पोरेट किया ही नहीं है।
और इसलिए यहां पर ज्वाइंट वेंचर का अकाउंटिंग नहीं होगा। हम नहीं कह सकते, कंपनी एक्स नहीं कहेगा कि इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। कैसे कहेगा? अरे कोई कंपनी थोड़ी ना कि कहेगा कि मेरा उस कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। और कंपनी वाई भी से सब्सिडरी कैसे कहेगा? क्योंकि सब्सिडरी तो एक कंपनी होना पड़ेगा ना। मान लो आप कंपनी हो, मैं कंपनी हूं, तो मैं कहूंगा कि आप मेरी सब्सिडरी कंपनी हो अगर मेरा आपके वहां पर कंट्रोल है, पर आप कंपनी हो ही नहीं, अब तो एक प्रोजेक्ट हो। उस प्रोजेक्ट में मैंने, कंपनी वाई ने, कंपनी जेड ने इन्वेस्टमेंट किया। मतलब कहने का मतलब ये जॉइंट ऑपरेशन का केस है, जॉइंट वेंचर का केस नहीं है, और इस पे इंड एस 28 नहीं लगेगा। इंड एस 111 के हिसाब से हम क्या करेंगे पता है? जैसे मान लीजिए आप ही कौन हो? ब्लॉक हो, आप हो ब्लॉक, कंपनी नहीं हो आप, आपका नाम है AWM01, आप एक ब्लॉक हो, आप एक प्रोजेक्ट हो, जो कि कंपनी आपका फॉर्मेशन नहीं हुआ, इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है, और इस पे हम 3 जनों ने पैसे लगाए, कंपनी एक्स ने, कंपनी वाई ने, कंपनी जेड ने। तो यहां पर हम ज्वाइंट ऑपरेशन का अकाउंटिंग करते हैं, जहां पर हम क्या करेंगे, जो मेरा हिस्सा होगा आपकी कंपनी में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, वो मैं अपने बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। जो कंपनी वाई का हिस्सा होगा आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, वो कंपनी वाई दिखाएगा प्रोपोर्शनेटली, और जो कंपनी जेड का हिस्सा होगा वो कंपनी जेड दिखाएगा प्रोपोर्शनेटली। यानी अपने अपने हिस्से का प्रोपोर्शनेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाया जाएगा। ये आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं, सारी चीजें समझ आएगी। नीचे डायग्राम भी बनाया हुआ है। कंपनी वाई इज द ऑपरेटर ऑफ द ब्लॉक AWM01, यानी कंपनी वाई से ऑपरेट करते हैं। कंपनी एक्स और कंपनी जेड भी ज्वाइंट ऑपरेटर है, यानी तीनों मिला के ब्लॉक को ऑपरेट करते हैं, अलग अलग पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है इनका। कंपनी वाई इनकर्स ऑल द एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ ज्वाइंट वेंचर, यानी पूरे तीनों के बिहाफ में कंपनी वाई क्या करता है? खर्चा करते हैं, और फिर बाद में ये पैसे मांगता है कंपनी एक्स और कंपनी जेड से, उनका उनका शेयर, और जो उनका शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ये मांगा जाता है, और फिर बाद में वो पे कर देते हैं। यानी सोचिए ना, मतलब जो भी एसेट्स खरीदा जाता है तीनों मिलके खरीद लेते हैं, या तीनों अपना अपना शेयर का इन्वेस्टमेंट वहां पर करते हैं, और आगे जाके भी जो खर्चा या इनकम होता है उसका बंटवारा हो जाता है। तो देखिए ना, एक्सपेंडिचर भले ही कंपनी वाई यहां पर करता है, उसको फिर 3 हिस्सों में अलग अलग प्रोपोर्शन में बांटा जाता है, अलग अलग जो भी रेशियो प्रोपोर्शन होगा, और कंपनी एक्स से और कंपनी जेड से कंपनी वाई पैसा ले रहा है। तो यहां पर साफ पता चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो AWM01 ये कंपनी, अगर ये कंपनी होती ना, ये इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होती, तब ऐसे सिचुएशन में इसका भी बैलेंस शीट बनता, लेकिन इसका कोई बैलेंस शीट बनेगा ही नहीं। ये कंपनी है ही नहीं, प्रोजेक्ट है, इसका कोई बैलेंस शीट नहीं बनेगा। तो इसमें जितने भी एसेट्स, लायबिलिटीज, एम्प्लॉय वगैरह जो भी इसमें डिवोट किए गए, वो सारे एसेट्स ये लोग प्रोपोर्शनेटली अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ये आपको समझ में आ रहा है? मतलब ये कोई कंपनी नहीं, मतलब मान लीजिए ब्लॉक है, इस ब्लॉक में मान लीजिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 5 लाख रुपीज का है, मान लीजिए इसमें 2 लाख रुपीज कंपनी एक्स ने दिखाया, तो कंपनी एक्स अपने बैलेंस शीट में 2 लाख का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखाएगा। मान लीजिए कंपनी वाई ने 2.5 लाख दिखाया, तो 2.5 लाख का इसका हिस्सा है, तो अपने बैलेंस शीट में 2.5 लाख दिखाएगा, और कंपनी जेड अपने हिस्से में अपना मान लीजिए 50,000 तो 50,000 दिखाएगा। अलग अलग अपना प्रोपोर्शन ये दिखा देंगे। अब आगे हम देखते हैं, all the manpower and requisite facilities machinery is owned by the joint venture and thereby owned by all the joint operators, यानी जो भी आपकी फैसिलिटीज है, मशीनरीज वगैरह सारी चीजें ये कंपनी एक्स, कंपनी वाई, कंपनी जेड सेपरेटली ओन करते। लेकिन अगर मान लो ब्लॉक ये कंपनी होता है ना, तो हम ऐसा नहीं कहते कि ये कंपनी एक्स वाई जेड ओन कर रहा है, हम कहते हैं कि कंपनी ओन कर रहा है जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अंबानी जी ने एक कंपनी बनाया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो जो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एसेट्स होंगे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एसेट्स होंगे। मैंने अगर उसमें इन्वेस्टमेंट किया तो मेरा एसेट्स नहीं है, मेरा कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, मेरा एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन अगर सोचो ना, कोई कंपनी फॉर्म ही नहीं हुआ है और उसके एसेट्स है, तो वो उसके एसेट्स कैसे होंगे? फिर हम कहेंगे हमारा प्रोपोर्शनेट एसेट्स है। और इसके लिए आपको इंडस 111 आपको आना पड़ेगा, जहां पर ज्वाइंट ऑपरेशन का जो कंसेप्ट है वो यहां पर लगने वाला। तो वो मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं समझा सकता, जितना मेरा बस में रहा मैं समझा पाया कि हाँ, यहां पर अल्टीमेटली कोई कंपनी नहीं है। ये जो AWM01 कोई कंपनी नहीं है यहाँ पर, ये जस्ट एक प्रोजेक्ट है, और इसमें जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज डिवोट होंगे वो सारे कंपनी एक्स और वाई और जेड के होंगे, और जो ये प्रोपोर्शनेटली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये दिखाने वाले। चलिए आगे देखते हैं। फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स, अब देखिए ये तो हो गया, समझ में आया हमें यहां से समझ में आया क्या, ये ज्वाइंट ऑपरेशन का केस है, ये समझ आया। आगे देखते हैं। फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स ड्यू टू लिक्विडिटी इश्यूज कंपनी जेड डिफॉल्ट कर रहा पेमेंट में, कंपनी जेड पैसे नहीं दे पा रहा, उसके पास पैसे नहीं, वो गरीब हो गया। देयरफॉर कंपनी वाई ने कंपनी जेड को नोटिस दे दिया कि आप अपना पार्टिसिपेटिंग राइट विड्रॉ करिए और हमारी यहां से निकल जाइए, इस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाइए, इस प्रोजेक्ट से बाहर करने को कह दिया। कंपनी जेड ने हालांकि अपील किया कि नहीं मैं बाहर नहीं निकलूंगा, पर आगे जाके भी इसके हालात में सुधार नहीं है। ये क्या पढ़ो, ये तो बकवास ही है, आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। कंपनी जेड के हालात में कोई सुधार नहीं है, और फाइनली कंपनी जेड मान गया। उसने कहा कि चलो ठीक है, कंपनी जेड ने क्या कहा कि मैं सेल कर दूंगा इसका जो 10% पार्टिसिपेटिंग राइट है ना कंपनी जेड का जो 10% का पार्टिसिपेटिंग राइट है, ये बेचने को रेडी हो गया। तो
तो यहां पर कंपनी जेड अब अपना पार्टिसिपेटिंग राइट कब बेचेगा, यहां पर लिखा हुआ कब, हाँ 31 मई 2001 को एग्रीमेंट कर लिया गया कि ये बेचेगा, और इसका जो राइट है ना, इसका जो 10% का राइट है, ये बंटवारा होगा किसमें, कंपनी एक्स में, और कंपनी वाई में बंटवारा होगा। कंपनी एक्स को 33.33% स्टेक मिलेगा, किसका, ये जो कंपनी जेड में 10% हिस्सा है ना, इसका 33.33% यानी 1/3 कंपनी एक्स को मिलेगा, और कंपनी वाई को मिलेगा 2/3, देखिए 66.67%, यानी 2/3 कंपनी वाई को मिलेगा। और कंपनी एक्स यहां पर क्या कर रहा है पता है, ये 33.33% लेने के लिए 1 लाख रुपीज पे कर रहा है, और कंपनी वाई क्या पता नहीं करे, क्योंकि कंपनी वाई ने खर्चा किया था जो कंपनी जेड चुका नहीं पा रहा था, तो वो उनका आपस का सल्टावा हो जाएगा। आगे हमें पता चलेगा कि कंपनी वाई का डेटा की हमें जरूरत भी नहीं है। कंपनी एक्स यहां पर क्या कर रहा है, 1 लाख रुपीज पे कर रहा है, जो इसे हिस्सा मिल रहा है उसके बदले में ये पे कर रहा है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर साइनिंग ऑफ सेल एग्रीमेंट ऑपरेटर यानी कंपनी वाई अप्रोच करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर मॉडिफिकेशन इन पीएससी यानी प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक प्रोजेक्ट ही हो गया आपका, जो कॉन्ट्रैक्ट एक लिया हुआ है गवर्नमेंट से, और कंपनी वाई गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहा है कि हम जेड को निकाल रहे हैं, आप हमें अप्रूव कर दीजिए। और साथ में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट अप्रूवल जो है ना वो एसेंशियल है, मतलब यहां पर इंडस 103 में आपने पढ़ा था, मैंने आपको कहा था कि कितने बार कंट्रोल एक्वायर करने के लिए हमें गवर्नमेंट का या किसी स्टेट्यूटरी बॉडी का अप्रूवल लेना होता है, और अगर वो अप्रूवल नहीं मिलेगा तो हम वो कंट्रोल एक्वायर नहीं कर सकते। तो ऐसा सिचुएशन में हम अप्रूवल लेते हैं, और यहाँ पर इन्होंने बता भी दिया, क्या पता है कि अप्रूवल लेना इस एसेंशियल है, यानी मैंडेटरी, बिना अप्रूवल के हम कंपनी जेड का स्टेक नहीं कर सकते। तो सोचो ना, जब तक ये अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक माना ही नहीं जाएगा कंट्रोल एक्वायर्ड। इंडस 103 में आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, अब वो सारी चीजें तो डिस्कस नहीं कर सकते ना, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा, और जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक हम एक्विजिशन मानेंगे नहीं, यानी ऐसा सिचुएशन में डेट ऑफ एक्विजिशन शिफ्ट हो जाएगा, कब, जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए यहां पर अप्रूवल कब मिला, अप्रूवल मिला 36/2001 को, तो भले ही 31 मई 2001 को इसने एग्रीमेंट कर दिया बेचने का, पर ये बेचना माना नहीं जाएगा, वॉइड माना जाएगा जब तक गवर्नमेंट इसका अप्रूवल ना कर दे। और गवर्नमेंट अप्रूवल कब करे, 36/2001 को। तो हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोल जो एक्वायर्ड हुआ है वो कब माना जाएगा, कंट्रोल एक्वायर माना जाएगा 36/2001 को कंट्रोल एक्वायर माना जाएगा। तो अभी तक अगर मैं यहां पर समराइज करूं तो मैंने क्या समझा, यहां पर एक ब्लॉक है AWM01 बोल के एक ब्लॉक है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में 3 लोगों ने पैसे लगाए, 3 कंपनी ने पैसे लगाए, और अब इस प्रोजेक्ट में जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगे वो उस कंपनी की नहीं, क्योंकि वो तो कंपनी है नहीं, AWM का नहीं है, वो इन तीनों का प्रोपोर्शनेट हिस्सा है। तो इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज लगाए, कंपनी एक्स, कंपनी वाई, कंपनी जेड अपने बुक्स में प्रोपोर्शनेटली एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाएंगे, जो जॉइंट ऑपरेशन में हम पढ़ते हैं इंडस 111 में, उसके हिसाब से दिखाएगी। अब कंपनी जेड यहां पर पैसे नहीं दे पा रहा, लास्ट में कंपनी जेड ने कहा कि वो सेल कर देगा, अपना जो 10% स्टेक है वो बेच देगा, 1/3 और 2/3 में कंपनी एक्स और कंपनी वाई को बेच देगा, और कंपनी एक्स इसके लिए 1 लाख रुपीज कंसिडरेशन भी दे रहा है। और साथ ही साथ ये अप्रूवल यहां पर मैंडेटरी है, और गवर्नमेंट का अप्रूवल हमें मिलेगा 36/2001 को, तो उसी दिन कंट्रोल एक्वायर होगा, उससे पहले एक्वायर नहीं होगा। नीचे देखिए बैलेंस शीट दिया हुआ कंपनी एक्स का और कंपनी जेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है, कंपनी वाई का नहीं दिया हुआ, कंपनी एक्स कंपनी जेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है, और हमें कुछ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ हम बाद में पढ़ेंगे। हमें पूछा गया है यहाँ पर, क्या पता है, आप बताइए क्या ये एक्विजिशन जो ये बिजनेस एक्विजिशन है कि एसेट एक्विजिशन। हमने इंडस 103 में देखा था कि एसेट एक्विजिशन तब होता है जब हम सिर्फ एसेट लेते, हम कोई प्रोसेस नहीं लेते, इनपुट लेते, प्रोसेस नहीं ले रहे, तो वो सिर्फ एसेट एक्विजिशन माना जाता है। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज ले रहे हो, जहां पर आप इनपुट भी ले रहे हो, इनपुट के साथ साथ आपका वर्कफोर्स जो आ रहा है, मैन पावर जो वर्कफोर्स आ रहा है वो भी आप ले रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में वो बिजनेस एक्विजिशन माना जाता है, अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ एसेट एक्विजिशन माना जाएगा। तो हमें बोला गया कि आप बताइए ये बिजनेस एक्विजिशन है फिर एसेट एक्विजिशन है। फिर नेक्स्ट आपको पूछा गया कि एक्विजिशन डेट बताइए, तो ये तो मैं पहले बता दूंगा, एक्विजिशन डेट क्या होगा, 36/2001 होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूवल इसी दिन आएगा, तो ये होगा आपका। अब मेरी बात समझी जरा, अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, आपको थोड़ा सा भी समझ में आया, ज्यादा समझ में नहीं आया मुझे पता है, इसे समझाने के लिए मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। मेरा डायग्राम देखिए, मुझे पता आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है अभी तक, पर आएगा, सारी चीजें समझ आएगी आपको। अब देखिए ये ब्लॉक AWM01 है, अब इस पे 30% एसेट्स एंड लायबिलिटीज किसका, कंपनी एक्स का है। तो क्या कंपनी एक्स अपने बुक्स में दिखाएगा, हाँ, क्योंकि ये तो अपना बैलेंस शीट बनाएगा नहीं, ये तो कोई कंपनी, ये नॉट ए कंपनी, ये कंपनी नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है। तो इसमें जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगे इसका 30% ये अपने बुक्स में दिखाएगा कंपनी एक्स, क्योंकि इसका पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट 30% है। और कंपनी वाई क्या करेगा, 60% एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाएगा अपने बुक्स में, इसका पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट इतने हैं। और कंपनी जेड ने भी तो 10% अपने बुक्स में दिखा के रखा हुआ है। अब सोचिए अगर कंपनी जेड अपने सारे पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट को बेच देगा, तो इस कंपनी जेड ने अपने बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखा के रखा हुआ है,
ये इसका यहां से हटेगा और ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज किसके पास चला जाएगा, कंपनी वाई और कंपनी एक्स के चला जाएगा। यानी कहने का मतलब कंपनी जेड के जो एसेट्स हैं वो कंपनी एक्स को भी मिलेगा और कंपनी वाई को भी मिलेगा। और आपको पता है यहां पर कितना मिलेगा, 1/3 कंपनी एक्स को मिलेगा, 2/3 कंपनी वाई को मिलेगा। ये कैसे पता चला हमें, क्योंकि यहां पर बता दिया गया था 33.33% और 66.67%। तो इससे पता चल गया कि 1/3 2/3 कंपनी जेड का जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो कंपनी एक्स और कंपनी वाई के पास आएगा। अब देखिए अगर कंपनी जेड अपना सेल एग्रीमेंट कर लेते हैं कंपनी एक्स और कंपनी वाई में, जहां पर 33.33% और 66.66% रेस्पेक्टिवली ये स्टेक देगा, तो ऐसा सिचुएशन में पता है क्या होगा, ये जो ब्लॉक है, देखिए ब्लॉक में कंपनी एक्स का ऑलरेडी 30% का स्टेक है और कंपनी वाई का ऑलरेडी 60% का स्टेक है। अब इसे क्या हुआ, जो 10% का स्टेक, जो कंपनी जेड का 10% का स्टेक था, इसका 33.33% किसको मिला, कंपनी एक्स को मिला। यानी 1/3 मिला ना कंपनी एक्स को, तो 1/3 यानी 3.33% मिल गया। 10% का 1/3 कितना होता है, 3.33% होता है। इसका कितना हो जाएगा आगे 33.33%। और वही यहां पर इसको 10% का 66.67%, 10% का मिल जाएगा कंपनी वाई को, तो कंपनी वाई का इतना स्टेक हो जाएगा। सिंस गवर्नमेंट अप्रूवल ऑब्टेन ऑन 30 जून 2001, आपका डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, 30 जून 2001। अभी तक तो मैंने थ्योरी की बात की, अभी तक तो मैंने प्रैक्टिकल बात ही नहीं किया, आप टेंशन ही ना ले, मैं सारी चीजें समझाऊंगा। अभी मैं सबसे पहले आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये आपको समझना पड़ेगा। आपको लगेगा कि सर यहां पर कंपनी एक्स ने थोड़ी ना कोई कंट्रोल एक्वायर किया है, तो कंपनी एक्स क्यों अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यहां पर बैलेंस शीट वगैरह बनाएगा, क्यों जरूरत है यहां पर इसका, मैं समझाऊंगा। सुनिए मेरी बात को, यहां पर कंपनी जेड के जो सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, देखा जाए तो कंपनी जेड अपने सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज बेच रहे हैं दो हिस्सों में, एक कंपनी एक्स को बेच रहे हैं और दूसरा कंपनी वाई को बेच रहे हैं। तो कंपनी एक्स के पास आएंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्योंकि ये जो पहले कंपनी जेड अपने बुक्स में एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाता था, ये उड़ाएगा वहां से और ये दिखाएंगे कौन, कंपनी एक्स और कंपनी वाई। यानी हम कह सकते हैं कि कंपनी एक्स भी कुछ प्रोपोर्शन कंपनी जेड का एसेट्स एंड लायबिलिटीज खरीद रहे और कंपनी वाई भी कुछ प्रोपोर्शन एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंपनी जेड से खरीद रहे, हाँ, और बदले में इनको कंसीडरेशन दे रहा है। तो हम ये देखेंगे कि कंपनी जेड से जो खरीद रहा है कंपनी एक्स और कंपनी जेड से जो खरीद रहा है कंपनी वाई, क्या ये एसेट्स खरीद रहा है सिर्फ कि ये बिजनेस खरीद रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा। क्योंकि प्रोपोर्शनेटली खरीदा तो जा रहा, मतलब ये कह सकते हो कि कंपनी जेड दो हिस्सों में बेच रहा है अपना कंपनी को, एक हिस्सा मिल रहा है कंपनी एक्स को और एक हिस्सा मिल रहा है कंपनी वाई को। हाँ, इसको मिल रहा है 1/3 और इसको मिल रहा है 2/3। तो ये एसेट्स तो बेच रहा है। अब यहां पर हमें देखना है कि क्या बिजनेस बेच रहा है कि एसेट्स बेच रहा है। तो उसके लिए हमें ये जानना है कि आपको मैं क्वेश्चन वापस से पढ़ाता हूं। क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि क्या एसेट्स बेचा जा रहा है कि उसके साथ प्रोसेस भी बेचा जा रहा है, मैन पावर भी बेचा जा रहा है, वर्कफोर्स बेचा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये हमें देखना है। और ये हमें पता है कहां से पता चलेगा, इसके लिए एक लाइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर ऑल द मैन पावर, सारा मैन पावर, देखिए मैन पावर जो है ना ये ओन करते सारे ज्वाइंट ऑपरेटर्स, यानी जो मैन पावर है, वर्क फोर्स भी जो है ना वो कंपनी जेड भी ओन करता है, कंपनी वाई भी ओन करता है, कंपनी एक्स भी ओन करता है। तो देखा जाए तो अगर मेरा कहना ये कि अगर जो ऑपरेटर है वर्क फोर्स, क्या कंपनी जेड भी ओन करता है, जी हाँ। तो अगर कंपनी जेड 1/3 हिस्सा कंपनी एक्स को बेचेगा तो कंपनी एक्स को तो एसेट्स के साथ साथ मैन पावर का भी तो 1/3 इसका होगा, यानी एक्टिविटीज भी तो लिया जा रहा है और कंपनी वाई को भी मिलेगा। यानी ये तो हमें पता चल चुका है कि यहां पर इनपुट एसेट्स के साथ साथ मैन पावर वर्कफोर्स भी लिया जा रहा है। दैट मींस व्हाट, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज लिया जा रहा है। और इसलिए ये एसेट एक्विजिशन नहीं, ये बिजनेस एक्विजिशन है, आपको ये समझना है। कुछ हिस्सा हम खरीद रहे हैं, यहां पर ऐसा नहीं है कि कंपनी जेड का हम कहेंगे, आप कहोगे कि नहीं कंपनी जेड का 2/3 इसे दिया जा रहा है तो ये इसका मालिक है, नहीं, कंपनी जेड के एसेट्स, इसके एसेट्स है जो कंपनी जेड के पास थे, ब्लॉक के एसेट्स कंपनी जेड के हिस्से में थे। अब ब्लॉक के एसेट्स कंपनी जेड के हिस्से से निकल के इन दोनों के हिस्से में चले जाएंगे, तो ये अपने बुक्स में एसेट्स दिखाएगा, ये अपने बुक्स में एसेट्स दिखाएगा, दोनों प्रोपोर्शनली अब अपने बुक्स में एसेट्स दिखाएंगे। क्योंकि कंपनी जेड जो एसेट्स दिखा रहा था वो ब्लॉक के एसेट्स थे जो प्रोपोर्शनली दिखा रहा था, अब ये नहीं दिखाएगा, अब ये दो लोग दिखाएंगे। तो क्या इसका एसेट्स बढ़ेगा, जी हाँ। क्या इसका एसेट्स बढ़ेगा, जी हाँ। और साथ साथ में यहां पर क्या आएगा पता है, साथ साथ में यहां पर प्रोसेस भी आएगा। इसलिए ये क्या है, बिजनेस एक्विजिशन का केस है, आपको ये समझना है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं टू द बेस्ट एक्सटेंट, ताकि आपको समझ में आए। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आए कि एसेट एक्विजिशन का केस नहीं है, बिजनेस एक्विजिशन का केस है। अब आगे देखिए, आगे यहां पर ये सॉल्यूशन है, मैंने यहां पर ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ, ये सारी बातें वही कह रहा है, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज है। यहां पर एसेट्स के अलावा मैन पावर भी लिया जा रहा है, प्रोसेस भी लिया जा रहा है, और इसके चलते यहां पर इस पे इंडस 103 अप्लाई होगा और ये बिजनेस एक्विजिशन का केस है। जो मैंने अंडरलाइन किया पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जो मैंने अंडरलाइन किया आप इसे ध्यान रखिएगा एग्जाम में और इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, पूरा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं। पॉइंट नंबर 2 में मैंने कहा था ना कि कंट्रोल एक्वायर हो रहा है 30 जून को, तो आपका एक्विजिशन डेट भी क्या होगा, 30 जून ही होगा।
अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया, देखिए पॉइंट नंबर 3 में पूछा गया है कि यहाँ पर कि आप जर्नल एंट्रीज पास कीजिए अवोव ट्रांजेक्शन के लिए। और आप मेरी बात समझिए, यहाँ पर क्या यहाँ पर इन्होंने कंपनी वाई का डेटा दिया, हमें नहीं दिया। इन्होंने में कंपनी एक्स और कंपनी जेड का डेटा दिया। मैं एग्री करता हूं कि कंपनी जेड का बिजनेस कंपनी एक्स भी कुछ प्रोपोर्शन खरीद रहा है और कंपनी वाई भी खरीद रहा है, पर कंपनी वाई का डेटा नहीं दिया तो कंपनी वाई का हम कोई काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे कंपनी एक्स का। यानी कंपनी एक्स को कंपनी जेड से कुछ हिस्सा मिल रहा है, तो कंपनी एक्स को कंपनी जेड से जो हिस्सा मिल रहा है वो सारा एसेट्स कंपनी एक्स अपने बुक्स में दिखाएगा, कितना 1/3, क्योंकि 1/3 ही मिल रहा है। और बदले में जो कंसीडरेशन दे रहा है, बाकी आपका जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, गुडविल या फिर गेन ऑन बार्गेन परचेस होगा। बस आपको ये फील करना है कि यहां पर आप ये मत कहिएगा कि इसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मिला है, कंट्रोल नहीं मिला, आप ये मत कहिएगा, क्योंकि देखा जाए तो सही मायने में ये जो इसके पास एसेट दिख रहे हैं ना कंपनी जेड के, ये कंपनी जेड होल्ड ही नहीं करता है, ये होल्ड करता था कौन पता, ये ब्लॉक, जिसमें कंपनी जेड ने कहा कि मेरा इतना हिस्सा है। अब ब्लॉक ही होल्ड करता था, ब्लॉक के प्रोजेक्ट में लगाया हुआ था। मान लीजिए प्रोजेक्ट जो है ना, प्रोजेक्ट में 5 लाख के एसेट्स लगे हुए थे, जिसमें 1 लाख कंपनी जेड होल्ड करता था पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट के हिसाब से, तो 1 लाख कंपनी जेड के बैलेंस शीट में था। अब कंपनी जेड जब चला जाएगा तो वो जो ब्लॉक में 1 लाख का जो एसेट्स पहले कंपनी जेड होल्ड करता था, अब वो तो कंपनी एक्स और किसको, वाई को मिलेगा ना। तो कंपनी एक्स को एसेट्स मिल रहा है ना, तो कंपनी एक्स अपने एसेट्स को बढ़ाएगा, कंपनी वाई भी अपने एसेट्स को बढ़ाएगा, और साथ साथ में इनको वो भी मिल रहा है, मैन पावर का भी इनका पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पर कंपनी जेड के पास मैन पावर भी था, है ना, प्रोपोर्शनेट हिस्सा में। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, कंपनी एक्स हम कहेंगे 1/3 हिस्सा खरीद रहा है, बिजनेस खरीद रहा है, 1/3 ऑफ जेड का बिजनेस खरीद रहा है और बदले में पैसे दे रहा है। इसलिए यहां पर 1/3 का बिजनेस एक्विजिशन हुआ यहां पर, ना कि एसेट एक्विजिशन। समझ में आया क्यों? क्योंकि ब्लॉक यहां पर जो है ये कंपनी नहीं है। अगर ब्लॉक कंपनी होता ना तो सारा ही खेल अलग होता, अगर ब्लॉक ये कंपनी होता तो खेल ही अलग होता, पर ब्लॉक यहां पर कंपनी नहीं है, इसी वजह से ये बिजनेस एक्विजिशन हो रहा है। क्योंकि ब्लॉक अगर कंपनी होता तो फिर ऐसा सिचुएशन में ब्लॉक में जो सबसे ज्यादा होल्ड करता, 50% से ज्यादा, वही कंट्रोल रखता और वही बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग करता, बाकी को एसोसिएट दिखाते वगैरह वगैरह दिखाते। पर जबकि ब्लॉक तो बिजनेस है ही नहीं, तो ब्लॉक के पास जो एसेट है वो कंपनी एक्स को मिलेंगे, और कंपनी एक्स को एसेट के साथ साथ सेट ऑफ वो भी मिल रहा है, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज यानी मैन पावर भी मिल रहा है, तो इसका बिजनेस एक्विजिशन है। तो यहां पर अब ये क्या करेगा, अब देखिए मेरी बात सुनिए, एक्विजिशन डेट क्या है, 31 मई की 30 जून, हमने बता किया था गवर्नमेंट अप्रूवल 30 जून को मिल रहा है। तो मेरा कहना ये कि हमारे लिए कोई काम का नहीं है, हमारे लिए डेटा कोई काम का नहीं है। 31 मई का ये गुमराह करने के लिए दिया हुआ है, ये डेटा भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है, समझ आया, ये डेटा हमारे लिए काम का नहीं, हमारे लिए ये काम का डेटा है और ये काम का डेटा है। तो कंपनी एक्स का अपना जो बैलेंस शीट है ये तो रहेगा ही। अब कंपनी जेड से इसको एसेट्स मिलेंगे कि क्या सारे मिलेंगे, नहीं नहीं सारे नहीं मिलेंगे, इसे मिलेंगे पता कितने, इसे मिलेंगे 1/3। कंपनी एक्स को तो 1/3 ही मिल रहा है क्योंकि 33.33% है ना, और बाकी तो कंपनी वाई को मिलेगा। तो मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि हाँ कंपनी जेड के जितने एसेट्स है उसके 1/3 किसके होंगे, कंपनी एक्स के होंगे, एग्रीड। अब हमें पता है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन जब हम अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस एक्विजिशन में सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू में मेजर करते हैं, ना कि कैरिंग अमाउंट पे। हाँ अगर फेयर वैल्यू नहीं दिया हो तो हम एज्यूम कर लेते कि जो कैरिंग अमाउंट है वही क्या है, फेयर वैल्यू है, हम ये एज्यूम कर लेते है ना। तो यहां पर अब देखिए, अब मुझे आगे नीचे कुछ कुछ डेटा लिखा हुआ है, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और डेवलपमेंट CWIP जो कि कंपनी जेड ने अपना हिस्सा ओन करके रखा हुआ है, ऐसे मार्केट पार्टिसिपेंट अप्रोच के हिसाब से 5 लाख रुपीस का पीपी है फेयर वैल्यू और 2 लाख रुपीस का CWIP का फेयर वैल्यू। तो देखिए ना मैंने यहां पर क्या किया, 3 लाख को काट के 5 लाख लिख दिया, 3 लाख को काट के 5 लाख लिख दिया, क्योंकि 3 लाख कैरिंग अमाउंट था, 5 लाख फेयर वैल्यू, मुझे तो फेयर वैल्यू में रिकॉग्नाइज करना है। और वैसे CWIP 1 लाख को काट के मैंने 2 लाख लिख दिया, क्योंकि फेयर वैल्यू में ही हमें मेजर करना है। चलिए तो हमें पता चला कुछ कुछ आइटम्स के फेयर वैल्यू में पता चला, हमने दिखा दिया। फिर नीचे पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, बाकी सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो कैरिंग अमाउंट है ना वही फेयर वैल्यू है। मतलब आप एज्यूम करोगे कि बाकी सारे जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसका फेयर वैल्यू क्या है, उसका कैरिंग अमाउंट ही फेयर वैल्यू है। चलिए अब यहां पर इको लाइन है, अंडरलाइन कीजिएगा, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है ना वो एक्वायर नहीं कर रहे कंपनी एक्स एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। यानी ये, और इसके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि इसका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा ना वो वाई सारा ले जाएगा, क्योंकि वाई को उसने कर्ज नहीं चुकाया ना। और जो भी लॉजिक, हमें क्या मतलब, हमने यहां पर, इन्होंने हमें क्या कह दिया कि जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है ना ये नहीं ले रहा है कंपनी एक्स के पास, ये नहीं आने वाला, जिसके पास जाता है जाओ हमें मतलब नहीं, हम तो कभी कंपनी एक्स का बैलेंस शीट बनाएंगे, तो इसे ये नहीं मिलने वाला। टैक्स रेट 30% दिया हुआ है, इसे डीटीए डिटेल बन सकता है। जब भी टैक्स रेट दिया हुआ रहेगा तो अब ध्यान रखिएगा डीटीए डिटेल बनने का चांस रहता है, ये हमें समझ में आया। चलिए इतना समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये वाला पॉइंट को आप सर्कल करिए, ये वाला पॉइंट आपको समझ आएगा कि हम जॉइंट ऑपरेशन का यहाँ पर अकाउंटिंग करें, जहां पर प्रोपोर्शनेटली हम एसेट्स अपना दिखाएंगे एज पर इंडेक्स 28। ये इंडेक्स 111 बोलता तो ज्यादा मजा आता,
All the joint operators are joint ventures whereby each parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. And therefore every operator in joint operation में operator हैं लोग, records their share of assets and liabilities in their books. यानी अपने अपने share of assets को रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स में. तो वही तो हम करेंगे यहाँ पर. हमारा जो ये जो जेड का हमें 1/3 हिस्सा मिलेगा, तो 1/3 हिस्सा आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे 1/3, क्योंकि 2/3 तो वही रिकॉर्ड करेगा. हम 1/3 रिकॉर्ड करेंगे, हम देखेंगे क्या पैसा दे रहे हैं. मतलब ये सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का 1/3 मुझे मिलेगा. मैं इसे 1 लाख का कंसीडरेशन दूंगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया. ये ऊपर पढ़ लिया था ना हमने. कंपनी एक्स को 1 लाख रुपीस देना पड़ेगा 33.33% शेयर के लिए, नहीं 1/3 के लिए इसे 1 लाख रुपीस देना पड़ेगा. तो 1/3 हम देंगे, पैसा जो भी आएगा डिफरेंस वो गुडविल या फिर गेन ऑन बार्गेन परचेस होगा. तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली. आपको मैंने पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 का आंसर भी वहां पर रीड करा दिया. पॉइंट नंबर 1 में ये पूछा है एसेट एक्विजिशन की बिजनेस एक्विजिशन हम कहेंगे, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज वगैरह वगैरह है, तो ये बिजनेस एक्विजिशन है. और हमने डेट ऑफ अप्रूवल एक्विजिशन डेट कौन सा होगा जब गवर्नमेंट अप्रूव करेगा, ये भी बता दिया. अब हम जर्नल एंट्रीज बताएंगे. तो जर्नल एंट्रीज एकदम आसान है. जर्नल एंट्रीज में हम क्या देखेंगे कि कंपनी जेड का क्या क्या एसेट्स हम ले रहे हैं, क्या क्या लायबिलिटीज हम ले रहे हैं. तो पहले मैं एसेट देख लूंगा. क्या मैं 5 लाख पूरा एसेट्स ले रहा हूं? नहीं, मैं 5 लाख का 1/3 ले रहा हूं. 5 लाख का 1/3 यानी 5 लाख डिवाइड बाय 3 कर दो, क्योंकि 2/3 तो वही लेगा ना. यानी कितना आया 166,666 आ रहा है. तो देखिए मैंने यहां पर जर्नल एंट्रीज पास किया हुआ है. ये देखिए मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिया, ये सारे क्या है 1/3 है, क्योंकि 2/3 तो वाई लेके गया ना, मुझे 1/3 ही मिलेगा. तो मैंने क्या ये सही दिखाया? जी हाँ मैंने सही दिखा. बोलोगे सर ये ब्रैकेट में ये सारे क्या है? ये आईसीए ने राउंड ऑफ कर रखा है, मैंने राउंड ऑफ को इग्नोर किया, मैंने ये आईसीए का डाल दिया, क्योंकि इन्होंने देखिए ना 1666667 को इन्होंने 166,650 लिखा. क्यों लिखा समझ में नहीं है. अपने हिसाब से जहां राउंड ऑफ करने का मन किया वहां राउंड ऑफ किया, जहां मन नहीं किया वहां नहीं किया इन्होंने. तो हम ऐसा नहीं करें, मैं एक्यूरेट फिगर ही आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर. तो ये मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखाया. अब देखिए आरओयू एसेट की बात करेंगे. आरओयू एसेट कितने का 20,000 का 1/3 6666 होगा, हम दिखा देंगे. और फिर डेवलपमेंट CWIP ये तो फेयर वैल्यू है, क्योंकि जो कैरिंग अमाउंट है जिसका फेयर वैल्यू दिया उसको हमने फेयर वैल्यू मान लिया कैरिंग अमाउंट को, क्योंकि एक्विजिशन डेट पे हम हमेशा फेयर वैल्यू में मेजर करते हैं सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को, और जिसका फेयर वैल्यू नहीं दिया हुआ मान लीजिए कैरिंग अमाउंट ही फेयर वैल्यू है ना. तो यहाँ पर 20,000 का 1/3 हम दिखा देंगे. एसेट्स आया तो डेबिट होगा ना, एसेट्स अकाउंट डेबिट. ये सारे एसेट्स प्रोपोर्शनेटली कंपनी एक्स के पास आ रहा है, कंपनी एक्स का जर्नल पास हो रहा है, कंपनी जेड का नहीं. कंपनी एक्स इन सब एसेट्स का 1/3 ले रहा है, तो ये 1/3 के एसेट सारे डेबिट करेगा. तो इसका 1/3 डेबिट किया. 2 लाख का 1/3 कितना होता है 66,667 होता है. 50,000 का 1/3 कितना आएगा 166,667 आएगा. तो ये देखिए ना ये सारे हमने यहाँ पर दिखाया, ये सारे 1/3 हमने दिखाया. देखिए 66,667 166,7 ये सारे 1/3 हमने दिखाया यहाँ पर. और क्या एसेट्स लिया हमने, और क्या एसेट्स लिया हमने ये भी देख लेते हैं. और हमने लिया 30,000 का 1/3 कितना होगा 10,000 होगा. 1 लाख का 1/3 कितना होगा 33,333 होगा. 50,000 का 1/3 कितना होगा 166,667 होगा. तो ये सारा 1/3 हमने जो जो एसेट्स लिए कंपनी जेड से, देखिए 10,000 33,333 16667 ये सारे एसेट्स मैंने कंपनी जेड से जो लिए 1/3 मैंने दिखा दिए. अब लाइबिलिटी भी तो लिए होंगे, तो जो लाइबिलिटी मैं लूंगा डिस्चार्ज नहीं हो रहा, मैं लाइबिलिटी एज्यूम कर रहा हूं, जो मैं ले रहा हूं तो उसका 1/3 तो मेरा क्रेडिट होगा ना. तो मैं देखूंगा इतने सारे एसेट्स मैंने लिए, ये मुझे पता चला. अब मैं देखूंगा कि मैंने लाइबिलिटी कितने लिए. तो देखिए बैलेंस शीट से पता चलेगा. इक्विटी मत देखिएगा, सिर्फ लाइबिलिटी देखिएगा. इक्विटी तो हम तो एसेट्स और लाइबिलिटी लेंगे, इक्विटी कहां से घर से उठा के लाओगे. अब उनका क्या इक्विटी लाओगे, आप उनका एसेट्स उठा के लेके आओगे 1/3 और उनका लाइबिलिटी 1/3 उठा के लेके आओगे, क्योंकि आपका लाइबिलिटी में ऑब्लिगेशन रहेगा. तो देखिए प्रोविजन 2 लाख का 1/3 66,667 होगा. 1 लाख का 1/3 33,333 होगा, है ना. ट्रेड पेबल 2 लाख का 1/3 आपका कितना आएगा 66,667 ही तो आएगा आपका. तो इस तरीके से हम सारे ये लाइबिलिटी दिखा देंगे. देखिए 66,667 33,333 66,667 तो ये सारे लाइबिलिटी हमने दिखा दिया. तो मतलब क्या आप इससे सेटिस्फाइड हो भी? जी हाँ, ये सबसे सेटिस्फाइड हो. ये हमने सारे एसेट्स 1/3 लिए, ये सारे लाइबिलिटी हमने 1/3 लिए. अब हम साथ में मैं आपको एक और बात बता देता हूं. हम मान के चलते कि पहले जो हमारा कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट था ना, जो यहाँ पर इनका जेड का कैरिंग अमाउंट एसेट दिया हुआ है, ये टैक्स बेस होगा, यही टैक्स बेस होगा. और डीटीएल अगर बना भी होगा तो पहले से बना होगा, पर नहीं दिया हो तो मान लेंगे नहीं है. लेकिन आप अगर चेंज करोगे, क्योंकि आप देखिए पहले कैरिंग अमाउंट 3 लाख था, है ना, हम इसे 5 लाख में मेजर करें, तो हमने 3 लाख को कैरिंग अमाउंट हमारा था, मान लेते टैक्स बेस भी 3 लाख है. अगर डिफरेंस होता तो कंपनी जेड ने ऑलरेडी पहले से उसका डिटेल बना रखा होगा. पर अभी हम चेंज क्या कर रहे हैं, अभी हम 3 लाख का एसेट की जगह 5 लाख दिखा रहे. तो क्या 2 लाख का हम एसेट बढ़ा रहे,
जी हाँ, मैं 3 लाख का एसेट, हाँ 1/3 करूंगा मैं, टेंशन ना लो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 लाख का एसेट को मैं 5 लाख कर रहा हूँ फेयर वैल्यू के हिसाब से। तो क्या मैं 2 लाख का एसेट बढ़ा रहा हूँ? जी हाँ, मैं 2 लाख का एसेट बढ़ा रहा हूँ। एक तो यहां पर मैं 2 लाख का एसेट बढ़ा रहा हूँ और यहां पर 1 लाख का मैं कितना दिखा रहा हूँ, 2 लाख दिखा रहा हूँ। तो क्या 1 लाख से एसेट बढ़ा रहा हूँ? और तो सारी जगह पे हमने कैरिंग अमाउंट लिया, मतलब 2 ही जगह पे हमने क्या किया, एसेट को बढ़ाया। 3 लाख को 5 लाख दिखाया और 1 लाख को हमने 2 लाख दिखाया। तो क्या हमने टोटल 3 लाख का एसेट बढ़ाया? क्या गवर्नमेंट अपने टैक्स बेस में बढ़ाएगा? एज पर इंडस्ट्रियल का हल्का नॉलेज होना चाहिए आपको। तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट बढ़ाएगा? नहीं, गवर्नमेंट के हिसाब से टैक्स बेस इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो फेयर वैल्यू वगैरह मानता नहीं, वो ब्लॉक ऑफ एसेट देखते हैं। पर हमारा कैरिंग अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब कैरिंग अमाउंट 3 लाख से बढ़ रहा है पर टैक्स बेस नहीं बढ़ रहा है। तो क्या कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन टैक्स बेस है? जी हाँ, तो ये डीटीएल बनेगा। क्यों? क्योंकि हम आगे इस पे डेप्रिसिएशन वगैरह का क्लेम मांगेंगे, गवर्नमेंट देगा नहीं फ्यूचर में, तो यानी आज डीटीएल बनेगा ये। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा कितना? 3 लाख का 30%। कैसे? यहां पर 2 लाख का डिफरेंस है, यहां पर 1 लाख का डिफरेंस है, टोटल 3 लाख का आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनना चाहिए, क्योंकि 3 लाख का टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है, इसका 30%, क्योंकि टैक्स रेट 30% दिया हुआ है। हाँ, टैक्स रेट 30% दिया हुआ है, तो यहां पर इसका 30% कितना आएगा, यानी 90,000 आएगा। तो क्या 90,000 पूरा मैं दिखा दूं? 90,000 तो टोटल डिटेल बनेगा, जिसका 2/3 वाई का होगा और मेरा 1/3 होगा। यही तो होगा ना, क्योंकि 130 तो मैं सारा रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, तो 90,000 का 130 तो मैं डिटेल बनाऊंगा, क्योंकि बाकी 2/3 तो कौन बनाएगा? वो बनाएगा कंपनी वाई। तो 90,000 का 1/3 कितना आएगा? 30,000, और ये 30,000 का हमारा क्या बनेगा पता है? ये डिटेल बनेगा। यानी आप ऐसा कर सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो कि टोटल 3 लाख से एसेट बढ़ रहा है, जिसका डिटेल बनना चाहिए। 3 लाख का 130 तो हमारा बड़ा है एसेट, है ना, और इसका 30% हम क्या करेंगे? डीटीएल बनाएंगे, यानी 1 लाख का 30% 30,000। तो हमने समझा कि डीटीएल भी हम 30,000 का बनाएंगे, ये भी हमारा क्लियर है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास नेट एसेट्स कितने का है, हम चेक कर लेते हैं। चलिए आप मेरे साथ करिए, 166,667 प्लस 66667 प्लस 66667 प्लस 16667 प्लस 10,000 प्लस 3333 प्लस 16667। ये सारा एसेट्स हमने प्लस कर दिया, माइनस हम क्या कर देंगे? 66667 माइनस कर दिया पहले वाला, 3333 माइनस कर दिया दूसरी वाला, फिर 66667 माइनस कर दिया, एंड फिर 30,000 का जो डिटेल बना ये भी माइनस करेंगे, क्योंकि ये भी तो एक प्रकार का लाइबिलिटी है। माइनस 30,000 भी हमने माइनस कर दिया, तो हमारा पता है कितना आ रहा है? नेट एसेट्स हमारा आ रहा है 1,20,000 वन आ रहा है। नेट एसेट्स हमने इतना कर लिया, पर हमने पीसी भी तो दिया, पैसे दिए थे, याद है? याद है हमने पैसे दिए थे, भूल गए क्या? ये देखो हमने पैसे दिए थे उनको, 1 लाख रुपीस हमने पैसे दिए थे। तो 1 लाख रुपीस हमारा कैश कम हो जाएगा। कंपनी एक्स ने, सोचो एकदम सिंपल सी बात है, कंपनी एक्स ने ये सारे एसेट लिए, डेबिट हो गया, ये 3 लाइबिलिटी लिया, क्रेडिट हो गया, एक्स्ट्रा से लाइबिलिटी डिटेल का आगे तो मतलब ये 4 लाइबिलिटी लिया इसने। तो नेट एसेट्स उसके पास इतने आए और उसने 1 लाख रुपीस कैश दिया, तो 1 लाख रुपीस तो कैश घट गया ना, 1 लाख रुपीस का कैश घट गया यहां पर। तो इसलिए इसका 1 लाख रुपीस का यहां पर क्या आया? पीसी 1 लाख रुपीस घट गया इसका, ये हमने समझा, है ना। तो आप सोचिए 1,20,000 1 रुपी का हमने नेट एसेट्स लिया, पर हमने पेमेंट तो 1 लाख ही किया जस्ट, तो हमारा फायदा हो गया। यानी फायदा यानी गुडविल नहीं, फायदा यानी गेन ऑन बार्गेन परचेस। कितना होगा? 20,001 का गेन ऑन बार्गेन परचेस हो गया। ये देखिए 20,001 का गेन ऑन बार्गेन परचेस हो गया हमारा। तो ये हमने गेन ऑन बार्गेन परचेस यहां तक निकाला, समझ में। और यही कुछ नहीं करना, अब हमें बैलेंस शीट पता है एकदम आसान है। जो मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट बना के रखा, मैं क्या करूंगा पता है? पहले अपने सारे डेटा डाल दूंगा, जो एक्स का अपना डेटा वो डाल दूंगा, फिर देखूंगा इसने क्या क्या एड ऑन हुए, इसके एसेट सारे एसेट जो एड ऑन हुए, और इसने पैसे दिए, वो इसका कैश कम हो जाएगा कंपनी एक्स का, जो कैपिटल रिजर्व है, गेन ऑन बार्गेन परचेस वो दिखा देंगे, अल्टीमेटली फाइनली आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। सिंपल सी बात है, मतलब मैं अपने सारे एसेट्स डालूंगा और जो मैंने जेड से लिए प्रोपोर्शनेट वो उसमें एड ऑन करूंगा, जो पैसे दिए वो पैसे कैश में कम कर दूंगा अपने बुक से, और जो डिफरेंस है गेन ऑन बार्गेन परचेस वो मैं कैपिटल रिजर्व दिखा दूंगा, गुडविल तो है नहीं, और कैपिटल रिजर्व दिखाते ही मेरा बैलेंस शीट मैच है, बस खत्म, ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाएगा। तो सोचिए ना कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही हम इसको टफ कह रहे थे। तो क्या अब हमें बैलेंस शीट में वैल्यू डालना शुरू कर देना चाहिए? जी हमें शुरू कर देना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं, मैं इसको लेफ्ट में रख के ना फटाफट से वैल्यूज डालूंगा। मैंने आईसीए का क्वेश्चन भी खोल लिया यहां पर, देखिए मेरा ये रहा कंपनी एक्स, ये रहा कंपनी एक्स मैं हूं, मेरे ये सारे वैल्यूज हैं मेरे अपने, तो मेरे अपने जो वैल्यूज है क्या मैं यहां पर डाल सकता हूं? हाँ,
मेरे अपने वैल्यूज कितने, 30 जून के देखना, 30 जून के देखना, ये ध्यान में रखना, 30 जून के, 30 जून के मेरे अपने वैल्यू कितने, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 10 लाख का है ना, और 2 लाख रुपीज का राइट ऑफ यूज एसेट है, सही है। डेवलपमेंट CWIP हमारा कितने का है, 1 लाख रुपीज का है। 50,000 का हमारा लोन रिसीवेबल है, ये हमने दिखाया। फिर इन्वेंट्री हमारा 2 लाख का है, 3 लाख का हमारा रिसीवेबल्स है। ये हमारा खुद का कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं अपना बैलेंस शीट, और कुछ नहीं कर रहा। 4 लाख का हमारा अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, एंड 50,000 का हमारा अदर करंट एसेट्स है। ये आप अपने बुक में देख लीजिए, सीधा कॉपी पेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। और अपना इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख का है, अदर इक्विटी भी 3 लाख का है। हाँ सही है, ये भी 3 लाख का हमने लिख लिया यहाँ पर। फिर 8 लाख और 3 लाख का प्रोविजन और अदर लाइबिलिटी है, ये 8 लाख का, 3 लाख का प्रोविजन और अदर लाइबिलिटी है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमारा अपना कुछ नहीं है, हमारा अपना कुछ है नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट में नहीं है। वो तो हम उनका दिखाएंगे, जो दिखाएंगे मैंने पहले से रख के रखा हुआ है, मैं उसको हाईलाइट भी कर दूंगा जो एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है। हमारा अपना और क्या है, ट्रेड पेबल हमारा 6 लाख का अपना है। तो देखिए ना, मैंने अपना बैलेंस शीट को पूरा डाल दिया। मेरे बैलेंस शीट में आप देखिए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मेरे जितने आइटम्स है ना, जितने आइटम्स थे मेरे, वो सारे आइटम्स मैंने डाल दिए। ये सारे आइटम्स मैंने डाल दिए, जितने आइटम्स मेरे थे अपने वाले सारे डाल दिए मैंने। तो मेरा आइटम्स तो मैंने सारा डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे पता है क्या करना है। अब मुझे देखना है कि मैंने क्या लिया, मैंने क्या लिया। तो ये तो यहीं से पता चल जाएगा, क्या क्या लिया मुझे यहीं से पता चल जाएगा। ये सारे तो मैंने लिए, ये रे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मैंने 166,667 का लिया। वन 166,667 का मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिया, है ना। और 6667 का ROU एसेट लिया, और 66,667 का मैंने क्या लिया, CWIP लिया। ये रहा, यहीं से पता चल रहा है। 1/3 16667 का लोन रिसीवल, 16667 का लोन रिसीवल मैंने लिया उनका। और 10,000 का इन्वेंट्री लिया। कहाँ गया इन्वेंट्री, ये रहा। 10,000 का मैंने क्या लिया, इन्वेंट्री लिया 10,000 रुपीज का। ट्रेड रिसीवर्स मैंने कितने का लिया, 33,333 का ट्रेड रिसीवर्स लिया मैंने। और फिर बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या लिया हमने, नहीं लिया, नहीं लिया, याद होगा ना, क्योंकि मना कर दिया था उन्होंने, वो नहीं देंगे। तो ट्रेड रिसीवर्स हमने ले लिया, और अदर करंट एसेट्स 16667 का लिया, ये हमने कुछ भी नहीं लिया। और ये 16667 का हमने अदर करंट एसेट्स लिया। तो हमने ये सारा डाल दिया, ये सारे टिक वाले फिगर डाल दिया। प्रोविजन कितने का लिया, 66,667, ये रहा 66,667। और ये आया 33,333, इतने का अदर लाइबिलिटी हमने लिया। और ट्रेड पेबल 66,667 का ट्रेड पेबल भी लिया हमने। ये मैंने ट्रेड पेबल यहां तक परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर। देखिए मैं उनका जो जो लिया मैं डाल रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने ली। अब DTL भी तो मेरा 30,000 का आया, तो ये DTL में अलग से 30,000 का दिखा दूंगा, ये रहा। और इसको अब हाईलाइट करना, ये मैंने अलग से लिखा यहाँ पर, क्योंकि मेरा अलग से लाइबिलिटी आ रहा है, ये मैंने दिखा दिया यहाँ पर। चलिए DTL भी मैंने 30,000 का लिया, तो क्या मैंने उनसे जो जो एसेट्स लिए, लाइबिलिटी लिए, दिखा दिया। हाँ, अब मेरा कैश 1 लाख रुपीज का गया, मेरा कैश 1 लाख रुपीज का चला गया। तो मेरा जो उससे पैसे तो कुछ आए नहीं, और मेरा अपना जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था ना, वो पिट गया। कहाँ गया मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मिल ही नहीं रही है ना। ये 4 लाख का ना, उनसे तो पैसे कुछ नहीं आए, अपना उल्टा कैश चला गया। 1 लाख का अपना गया, ये उनसे पैसे नहीं आए, ये अपना गया है, अपना गया है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखा दिया मैंने। और फाइनली ये सारा करने पर डिफरेंस आ रहा था 20,001 का, जो कि हमारा फायदा हुआ है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर एडजस्टमेंट में हमने एसेट जितने के लिए और जितने के हमने लाइबिलिटी लिए, हमने कंसीडरेशन 1 लाख का पेमेंट भी दिखा दिया, और हमारा अल्टीमेटली 20,001 का नुकसान है। तो ये जो 20,001 का हमारा नुकसान है, कहाँ गया, कहाँ दिखाएंगे आप बताइए। ये हम अदर इक्विटी में दिखाते हैं ना, कैपिटल रिजर्व। ये देखिए मैंने गेन ऑन बार्गेन परचेज यानी कैपिटल रिजर्व होते हैं, हम यहाँ पर दिखा देंगे कैपिटल रिजर्व में। ये हम यहाँ पर 20,000 एड ऑन कर देंगे, 20,001 का एड ऑन कर देंगे। पहले से कुछ कैपिटल रिजर्व था नहीं, अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस इसको एड ऑन करना है। देखिए अब हम एड ऑन करना शुरू कर देते हैं, बस बन गया हमारा बैलेंस शीट। कुछ ही नहीं किया, क्या किया, अपने सारे एसेट्स लायबिलिटीज इक्विटी सब कुछ दिखा दिया। मेरा बैलेंस शीट रेडीमेड डाल दिया।
जो एडजस्टमेंट में मैंने क्या किया, जो मैंने लिए एसेट्स वो मेरे एसेट्स को ऐड करेंगे, जो लाइबिलिटी ली मेरे लाइबिलिटी को ऐड करेंगे, डीटीएल को ऐड किया, पेमेंट किया 1 लाख तो 1 लाख का मेरा कैश कम हो जाएगा, और जो फायदा हुआ एक घाटा हुआ गुडविल या फिर गेन ऑन बार्गेन परचेस कैपिटलिज्म में जाएगा, और गुडविल होता है गुडविल में जाता। अब यहाँ पर 10 लाख और 11 लाख 6667 ये आ गया, और ये 20 लाख 20,667 ये आ गया, यानी 2 लाख है ना, हाँ 2 लाख, हाँ सही है, और ये आ गया 1,66,600, ये मैं ऐड कर रहा हूँ बस और कुछ नहीं कर रहा। ये 5 लाख था ना, 5 लाख यानी 516,667 ये हमने ऐड कर दिया सारा। यहाँ पर 2 लाख है, 2 लाख का 10,000 दिखा दिया है ना, यहाँ पर 3,33,333 दिखा दिया। ये देखिए 4 लाख का कैश था, 1 लाख चला गया तो कितना बचा, 3 लाख रुपीस बचा, ये हमने दिखा दिया। 50,000 का हमारा तो उनसे लिया 66,667 दिखा दिया हमने। अब देखिए हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल तो वही रहेगा, उनके एसेट्स लायबिलिटीज लिए थोड़े, उनकी इक्विटी ली हमने, उनका तो कंपनी डिसॉल्व हो गया। अदर इक्विटी में हमारा 3 लाख का हुआ, जो मतलब उनके एसेट्स लेना, लायबिलिटी लेना, पीसी देना, जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेस। कैपिटलिज्म हमारा ये आ जाएगा नया वाला, थोड़ा सा फर्क आएगा 50-100 रुपए का, क्योंकि उनका वो डिफरेंस उन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है। ये हमने प्रोविजन 8,66,667 आ गया, 333,333 आ गया हमारा। डेफर टैक्स लायबिलिटी हम 30,000 का दिखा देंगे, ये आ गया 6,66,667 हमने दिखा दिया। और देखिए ना वो टोटल तो आप खुद लिख लेना यहाँ पर, जैसे टोटल करेंट एसेट्स मैं नहीं लिख रहा, आप खुद लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने सारी चीज आपको बता दी। अब मैं क्या करूंगा पता है, इसको मैच करवा दूंगा मैं, इनके आंसर्स हैं ये देखिए, क्या ये परफेक्ट है? जी हाँ ये परफेक्ट है हमारा। क्या हो गया? चलो कोई नहीं। क्या ये पहला वाला परफेक्ट है? जी हाँ परफेक्ट है। दूसरा वाला परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। ये 50,000 था, ये गलती से मैंने वो लिखा था, अब टोटलिंग में देख लीजिएगा, ये 50,000 था, 1 जीरो कम हो जाएगा एंड तो ये फिर ये भी वैल्यू कम हो जाएगी, ये गलती से लिख दिया था मैंने 6667। हाँ सही है। और ये इन्होंने 209,999 लिखा, हमने 10,000 लिया था, हमारा परफेक्ट है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी इन्होंने राउंड ऑफ किया, हमने नहीं किया, हमारा परफेक्ट, ये भी हमारा परफेक्ट है, ये भी हमारा परफेक्ट है। 3 लाख परफेक्ट। इन्होंने 19,998 लिया, हमने 20,000 राउंड ऑफ इन्होंने किया, हमने नहीं किया, हमारा परफेक्ट आया हुआ है। आप देख लीजिए ये सारे राउंड ऑफ किए हुए इनके, सब परफेक्ट है हमारा। ये भी 30,000 परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट है, सारा परफेक्ट है। यानी अल्टीमेटली कुल मिला के आप देखिए ना कितने अच्छी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर बस बेसिकली हमें स्टार्टिंग में क्या करना था, स्टार्टिंग में पहले वाले में हम बताएंगे कि क्या ये बिजनेस एक्विजिशन है, उसका हम इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज मैन पावर वगैरह ले रहे, बता देंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन है। दूसरे में अप्रूवल का डेट बता दिया। तीसरे में हमने एसेट्स क्या लिए 1/3 वो दिखा दिया, लायबिलिटी क्या लिया 1/3 वो दिखा दिया। डीटीएल एक्स्ट्रा से बना, डीटीएल को आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और आपका कैश आपने पेमेंट किया तो क्रेडिट हो गया, और गेन ऑन बार्गेन परचेस आपने दिखा दिया। फिर बैलेंस शीट में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको ध्यान में रखना, मैं हाईलाइट करा दूंगा आपको। मैं यहाँ पर देखिए ये सारी तो चीज में कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं आपको। एसेट्स में भी यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप देखिए 1 लाख का पैसा गया तो वो आपको ध्यान में रखना है। एंड इधर कैपिटल रिजर्व आपको ध्यान में रखना है जो आपका नया से बना है ना, गेन ऑन बार्गेन परचेस वाला ये। और फिर उसका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज मैंने आपको बताई दिया, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपका बना। एंड बाकी सारी चीजें सही है। और तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ ये टोटलिंग तो आप आराम से खुद कर लोगे। तो यहाँ पर क्या अब हम आप चाहते हो कि मैं इसे फटाफट से एक बार रिवाइज करा दूं कि जरूरत नहीं है? चलिए फटाफट से एक बार रिवाइज करा ही देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ब्लॉक, आपका ब्लॉक में 3 जनों का हिस्सा था, एक्स वाई जेड 3 जनों का हिस्सा था ब्लॉक में, यहाँ पर है ना 3 जनों का हिस्सा था, ये ब्लॉक था, ये कंपनी नहीं था, इसलिए ज्वाइंट ऑपरेशन का केस था। तो सारे अपने अपने रेस्पेक्टिव एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाएंगे, ब्लॉक अपना कोई बैलेंस शीट बनाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जेड ने फिर क्या किया, बेचा अपना स्टेक। तो जेड का जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्लॉक में वो हिस्सा दिखा के रखा था वो जेड नहीं दिखाएगा, मतलब ब्लॉक में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जेड का हिस्सा था 10%, वो जेड नहीं दिखाएगा, कौन दिखाएगा, एक्स और वाई दिखाएगा। तो एक्स को उसमें 1/3 का हिस्सा मिला तो एक्स दिखाएगा, और उसके पास जेड के पास क्या था, मैन पावर भी था,
तो एक्स यहां पर बिजनेस एक्विजिशन मानते हुए एक्स क्या करेगा, 1/3 जेड का सारा एसेट्स अपने बुक्स में दिखा रहा है, 1/3 लाइबिलिटी का सारा अपने बुक्स में दिखा रहा है। और वही हमने क्या किया, वही हमने बैलेंस शीट में ये किया, जनरल मारा, हमने कहा कि फेयर वैल्यू में बिजनेस, जबकि 2 का फेयर वैल्यू दिया हुआ था तो वो लिया, एंड बाकी सारा का कैरिंग अमाउंट ही फेयर वैल्यू मान लिया। तो सारा एसेट्स का 1/3 दिखाया गया, 2 का फेयर वैल्यू के हिसाब से दिखाया गया, बाकी का कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू मान लिया, सारा लाइबिलिटीज दिखाया गया। अब क्या हुआ, डीटीएल भी बना, क्योंकि 2 फेयर वैल्यू में डिफरेंस आ रहा था, तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस में फर्क आएगा, तो डिफरेंस डीटीएल भी हमने निकाला, डीटीएल भी लाइबिलिटी दिखाया। अब हम देखेंगे पैसे कितने दे रहे हैं, 1 लाख के पैसे दे रहे हैं, तो जो डिफरेंस आएगा गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेस, हमने गेन ऑन बार्गेन परचेस दिखा दिया 20,001 का। ये सारा चीज हमने किया, फिर लास्ट में फाइनली बैलेंस शीट बनाना था। बैलेंस शीट बनाने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अपना बैलेंस शीट पूरा बना लो। मैंने पहले भी क्वेश्चन में करा, ब्रैकेट में अपने बैलेंस शीट को पूरा बना लिया। फिर क्या लिया, ये क्या पता, ये क्या पता, क्या लिया हमने, जो लिया ऐड कर दिया हमने, जो एसेट्स लिए ऐड हो गया, जो लाइबिलिटी लिया लाइबिलिटी में ऐड हो गया, और साथ में आपने डीटीएल भी ऐड कर दिया लाइबिलिटी में अलग से, और आपने पीसी दिया कैश, तो कैश मेरा 1 लाख से कम हुआ ना, ये 1 लाख का कैश मैंने कम किया, ये मैंने दिखा दिया 1 लाख से कम हुआ। और फाइनली लास्ट में मेरा कैपिटल रिजर्व आया गेन ऑन बार्गेन परचेस 20,000 का, वो मैंने कैपिटल रिजर्व के नाम पे एक रेस्पेक्टिव हेड में दिखा दिया और टोटल कर दिया। टोटल करने पर बैलेंस शीट मैच है, बस बात खत्म। और यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इनका सोल्यूशन अगर आप देखोगे तो सोल्यूशन में इन्होंने वर्किंग किया हुआ नीचे, जो कि कोई काम का नहीं है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, आप चाहो तो रेफर कर सकते हो, आपकी मर्जी पर, एग्जाम में पॉसिबल भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, टिक करा देता हूं, ये फेयर वैल्यू पीपी आप अलग से वर्किंग में दिखा दीजिएगा तसल्ली के लिए इंस्टीट्यूट की, आप दिखाना चाहो दिखा दीजिएगा, पर इसका कोई काम नहीं है। आप कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल गेन ऑन बार्गेन परचेस कंप्यूटेशन अब अलग से करके दिखा दीजिए, ये एसेट लिया, ये लाइबिलिटी लिया, इतना डिटेल हुआ, इतना हमने कैश दिया, लास्ट में रेस्पेक्टिवली गेन ऑन बार्गेन परचेस आ गया। ये आप चाहो तो डिटेल में दिखाएगा, आपकी मर्जी, दिखा सकते हो। इनका तरीका अलग है, आप अपने तरीके से दिखा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर, है ना, आपका मन कर रहा है तो दिखा सकते हैं। डीटीएल का भी कंप्यूटेशन आप वर्किंग में दिखा दीजिएगा, मतलब आप चाहो तो वर्किंग आपको बनाने का मन है, मैं कहूंगा ये मत बनाइए, आप वर्किंग दिखाना चाहते हो आप पीपी का वर्किंग दिखा दीजिए, CWIP दोनों में फेयर वैल्यू का कुछ एडजस्टमेंट हुआ दिखा दीजिएगा, गुडविल का कैलकुलेशन आपको पता है, कुछ नहीं होगा, पर एसेट सारे देंगे, एसेट सारे दिखाएंगे, यहाँ पर क्या क्या लिया हमने वैल्यू में, क्या लाइबिलिटी लिया दिखाएंगे, क्या डिटेल लिया दिखाएंगे, क्या पैसा दिया, लास्ट में आ जाएगा। तो वही आपको रेस्पेक्टिवली डिटेल्स में दिखा देना है। और फिर यहाँ पर डीटीएल भी आपको वही करना है, 2 जगह का हमारा फेयर वैल्यू चेंज हुआ, उसका हम वर्किंग करके दिखा देंगे, अपने हिसाब से भी वर्किंग करके दिखाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद है अब आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं, आराम से 4 दीजिएगा, क्वेश्चन आएगा तो। चलिए, थैंक यू सो मच।